नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रामनवमी के खास मौके पर अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक हुआ, जिसके साक्षी देश के करोड़ों लोग बने। इस दौरान 4 मिनट तक पूरा देश ठहर गया जब सूर्य की किरणों ने रामलला का अभिषेक किया। पीएम मोदी ने भी सूर्य तिलक की तस्वीरें साझा की हैं। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या नगरी में उमंग है, उत्साह है, हर तरफ खुशी का माहौल है, क्योंकि प्रभु राम के जन्मोत्सव पर अयोध्या की रौनक ही अलग दिखाई पड़ रही है। अयोध्या में फिर एक ऐतिहासिक घटना हुई, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। रामलला के सूर्य तिलक की कई दिनों से चर्चा हो रही थी और आज वो सपना भी साकार हो गया जब सूर्य की किरणों ने रामलला के मस्तक का अभिषेक किया। यही था वो अलौकिक क्षण जिसके गवाह प्रभु श्री राम में श्रद्धा रखने वाले करोड़ों लोग बने। ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक हुआ। इस अद्भुत नजारे के दौरान प्रभु श्री राम का ललाट चमक रहा था। ये अलौकिक नजारा भाव विभोर कर देने वाला था। सूर्य तिलक के दौरान पूरा राम मंदिर परिसर श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। दोपहर 12 बजे सूरज की किरणें अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर लगे रिफ्लेक्टर पर पड़ी, जिसके बाद में किरणें परावर्तित होकर दर्पण पर गईं और उसके बाद में किरणों ने पीतल के पाइप में प्रवेश किया और सूरज की किरणें 3 अलग अलग लेंसों से गुजरी, जिसके बाद गर्भगृह के शीशे पर टकराई और साथ ही सीधे रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणों ने तिलक किया। 75 मिलीमीटर गोलाकार ये तिलक था। करीब 4 मिनट तक पूरा देश मानो ठहर सा गया। सूर्य तिलक होने के बाद भगवान श्री राम की विशेष पूजा अर्चना की गई। असम में चुनावी जनसभा करने गए प्रधानमंत्री मोदी ने समय निकालकर सूर्य तिलक देखा और इसकी तस्वीरें भी साझा की। सूर्य तिलक को उन्होंने परमानंद का क्षण बताया। प्रभु राम के जन्मोत्सव को हम सब ने यहाँ से उसमें शरीक होकर के आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, पूरे देश में एक नया माहौल है। और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। सीएम योगी ने सूर्य तिलक के खास मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सूर्य कुल भूषण श्री रामलला के ललाट पर सुशोभित भव्य सूर्य तिलक आज अखिल राष्ट्र को अपने सनातन गौरव से अलौकिक कर रहा है। जय श्री राम। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी। देखिए, सबसे पहले तो मैं समग्र देशवासियों को, सभी राम भक्तों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। खुशी की बात है कि ये ऐसा राम जन्मभूमि के भव्य स्थान पर, पवित्र स्थान पर भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ है और आज हम पूरे देश में राम जन्मोत्सव बड़े खुशी के साथ, उत्साह के साथ मना रहे हैं। प्रभु रामचंद्र हमारे इतिहास, विरासत और संस्कृति के प्रतीक है और सभी भारतवासियों को उनके प्रति प्रेम, आदर और श्रद्धा भी है। रामनवमी पर अयोध्या में जन सैलाब पहुंचा है। राम भक्तों के लिए बेहद खास मौका है, क्योंकि करीब 500 साल बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रेगिस्तान में प्रलय आ गई है। खाड़ी देशों में बारिश ने कहर बरपा दिया। बड़ी बड़ी इमारतों की पहचान रखने वाले दुबई में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। घर, एयरपोर्ट में खड़े हवाई जहाजों ने जल समाधि ली हुई है और दुबई में औसत जितनी बारिश साल भर में होती है, उससे कई ज्यादा एक ही दिन में हो गई है।
संयुक्त अरब अमीरात और उसके आसपास के देशों में मंगलवार को जबरदस्त बारिश हुई है। ओमान के हालात भी बेहद खराब हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। दुबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। टूट गया 75 साल का रिकॉर्ड। एक ही दिन में साल भर की बारिश। डूब गई सड़कें, डूब गए मॉल। रेगिस्तानी शहर में बारिश बनी कार। ये दुबई की सड़कें हैं, कोई समंदर नहीं। ये दुबई के मॉल हैं, कोई दरिया नहीं। ये दुबई के चमचमाते एयरपोर्ट हैं, कोई झील नहीं। लेकिन कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि कहीं समंदर बन गया, कहीं दरिया, तो कहीं बारिश से बनी झील में बड़े बड़े हवाई जहाज डूब गए। दावा किया जा रहा है कि दुबई में अचानक इतनी बारिश हुई जितनी साल भर में नहीं होती। यही वजह है कि जहां बेधड़क होकर बड़ी बड़ी गाड़ियां रफ्तार भरा करती थी, वहां सैलाब अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि दुबई में 88.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन इस बार एक ही दिन यानी 24 घंटे में कुल 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि इस बारिश ने दुबई में पिछले 75 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार की सुबह दुबई, अबू धाबी और शारजाह समेत कई हिस्सों के लिए चेतावनी जारी की थी। दुबई प्रशासन ने अचानक आई बाढ़ की वजह से शहर की कुछ सड़कों से बचने के लिए सलाह भी जारी की थी। इस बीच खबर यह भी है कि पड़ोसी देश ओमान में भी भारी बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़ कई लोगों की मौत की वजह बन गई। उधर दुबई में बारिश की वजह से खराब हुए हालात के पीछे लोग क्लाउड सीडिंग कराए जाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि एनसीएम यानी नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी की तरफ से भी क्लाउड सीडिंग की खबर को पुख्ता किया गया है। दरअसल भीषण गर्मी से निपटने के लिए और तापमान को गिराने के लिए दुबई में कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। इस दौरान दुबई प्रशासन की तरफ से लोगों को वार्निंग भी जारी की जाती है, लेकिन इस बार जो दुबई में हुआ वो तमाम कयासों से इतर हुआ और इस कदर मूसलाधार बारिश हुई कि ना एयरपोर्ट बचे, ना शॉपिंग मॉल, ना सड़कें और ना ही लोगों के आशियाने। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। सलमान खान के घर हुई फायरिंग और इस केस में हुई गिरफ्तारी के बाद अब जो बात है बहुत आगे बढ़ गई है। इस केस में असली लड़ाई लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद इब्राहिम की बताई जा रही है। दोनों गैंग किस तरीके से मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करना चाहते हैं, ये देख करके मुंबई पुलिस भी हैरान है। देखिए रिपोर्ट। क्या मुंबई में फिर लौटेगी गैंग वार?
क्या मुंबई में अंडरवर्ल्ड अब एक दूसरे का खून बहाएगा? जब से सलमान खान के घर पर हमला हुआ, मोटरसाइकिल से 2 शूटर आए, 5 से 6 राउंड गोलियां चली और फिर दोनों हमलावर गिरफ्तार हुए। मुंबई की आबो हवा में एक अलग सी बेचैनी छा गई है। दोनों शूटर कौन है, कहां से आए, कैसे साजिश रची, पीछे कौन है? उससे पहले समझ लीजिए कि सलमान खान के घर पर हमला करके मुंबई को हिलाने की कोशिश हुई है। दोनों शूटर जिस गैंग से जुड़े हैं वो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री पर फिरौती वाला कब्जा करना चाहता है। एक का नाम विक्की गुप्ता, दूसरे का नाम सागर पाल। दोनों बिहार के चंपारण के रहने वाले हैं, लेकिन दोनों का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। दोनों शूटर्स को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। दोनों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अब मामला मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमला क्यों कर पाया? सलमान पर अटैक करके लॉरेंस बिश्नोई क्या हासिल करना चाहता है? मुंबई का पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं, देश की खुफिया एजेंसियां भी इस हमले पर नजर रखे हुए हैं। मुंबई पुलिस ने शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल की गिरफ्तारी के लिए 12 टीम बनाई और 24 घंटे के अंदर ये केस क्रैक कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई के दोनों शूटर अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस केस ने अब मुंबई में नई लड़ाई शुरू कर दी है, क्योंकि अब इस केस में लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ कराची में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी जिक्र हो रहा है। सवाल यह है कि क्या मुंबई में अब दाऊद वर्सेस लॉरेंस गैंग की लड़ाई शुरू हो गई है? क्या दाऊद और लॉरेंस की टक्कर में बॉलीवुड के स्टार टारगेट बनाए जा रहे हैं? और इसकी पूरी जड़ तक ये केस जानी चाहिए और जो भी इसमें शामिल है उसको बिल्कुल उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। क्राइम का वही स्टाइल, दहशत फैलाने का वही तौर तरीका, जिस तरह दाऊद ने कभी पूर्वांचल के शूटरों की मदद से अपना अंडरवर्ल्ड साम्राज्य तैयार किया था, अब उसी राह पर लॉरेंस बिश्नोई कदम बढ़ा रहा है। विक्की गुप्ता और सागर पाल की क्राइम हिस्ट्री पता की जा रही है। कई राज्यों की पुलिस से बात हो रही है। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे हमको ऐसा पता चला कि ये जो दोनों आरोपी हैं बाइक वाले, ये गुजरात भुज के आसपास कहीं हो सकते हैं। आशापुरा माता मंदिर है, रवा पार से 10 किलोमीटर पर माथानू मठ नाम का एक वहां पर मंदिर है, वहां पर ये दोनों आरोपी हमको मिले हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में विक्की गुप्ता और सागर पाल जैसे शूटर सैकड़ों की तादाद में हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कच्चा चिट्ठा भी देख लीजिए। सभी चेहरे, कुछ जेल के अंदर है, कुछ फरार है, कुछ जेल से बाहर है। सैकड़ों शूटर की मदद से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में गैंग चलाने वाला लॉरेंस बिश्नोई आज भी जेल से अपना गैंग कंट्रोल कर रहा है। वो अब दाऊद को कॉपी कर रहा है। 70 और 80 का दशक, जब मुंबई का अंडरवर्ल्ड खूब फला फूला। 90 के दशक में दाऊद क्राइम की दुनिया का लीडर बन गया। खाड़ी और पाकिस्तान में बैठकर वो मुंबई में अपना गैंग चलाता रहा। लेकिन पिछले 20 वर्षों में दाऊद का गैंग कमजोर हुआ है और अब इसी वैक्यूम या कहें कि खालीपन को भरने के लिए लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंग सिर उठा रहे हैं। मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री खतरा पहचानती है, लेकिन सलमान पर हमले के बाद एक सुई पटक सन्नाटा सा छा गया है। हालांकि सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में राखी सावंत का वीडियो सामने आया है। मत करो ना, मेरे भाई के साथ मत करो ना, प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप लोगों की मिन्नतें करती हूँ, प्लीज। वो लेजेंड है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को घर बचाया है, सलमान भाई ने। अनमोल बिश्नोई हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई, ऐसे गैंग्स की टक्कर डी कंपनी जैसे गिरोह से ही है। विदेश में बैठे इन गैंगस्टर्स को लगता है कि मुंबई उनके लिए कमाई का एक बड़ा जरिया है। क्राइम की खेती से वो यहाँ करोड़ों अरबों कमा सकते हैं। इसलिए सलमान खान के घर पर चली गोलियों से एक बात तो तय है कि लड़ाई बड़े बड़े गैंगस्टर के बीच होने का खतरा भी बढ़ गया है। आने वाले दिनों में मुंबई को लेकर गैंग वॉर का डर है, क्योंकि डी कंपनी इतनी आसानी से मुंबई पर अपना कब्जा छोड़ने वाली नहीं।
और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। जिसका डर था लगता है अब वही होने जा रहा है। इजराइल ईरान के परमाणु अड्डों पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। वहीं रूस और चीन ने ईरान की पीठ पर हाथ रख दिया है। अब ऐसे में खौफ यह पैदा हो गया है कि क्या इजराइल और ईरान के बीच में परमाणु जंग होने जा रही है। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। परमाणु युद्ध, ईरान मरेगा या फिर मारेगा। अगर इजरायल ने धोखे से भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो ये तय मानिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर ईरान के टॉप जनरल इजरायल पर सीधा हमला पलक झपकते ही कर देंगे। ईरान के बंकर में घातक मिसाइलों का ऐसा जखीरा मौजूद है जो इजरायल को विनाश करने के लिए काफी है। शायद यही वजह है कि अब इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर इसलिए हमला करने जा रहा है ताकि ईरान के परमाणु हमलों से बचा जा सके। जरा देखिए, खुफिया रिपोर्ट के आधार पर इजरायल ईरान के किन परमाणु ठिकानों पर हमला करने जा रहा है। इजरायल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक ईरान के फोर्डो और नटाजन परमाणु ठिकानों पर इजरायल हमला करने जा रहा है। खबरों में दावा किया गया है कि इजरायल अपने लड़ाकू विमान F-35A और F-15EX को हमले में इस्तेमाल करने जा रहा है। 80 मीटर गहराई में मौजूद ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने पर 30,000 पाउंड बंकर ब्लस्टर बम गिराने का प्लान है ताकि 80 मीटर गहराई में ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को तबाह किया जा सके। दावा किया जा रहा है कि 1200 किलोमीटर दूर मौजूद फोर्डो परमाणु ठिकाने को अगर इजरायल के F-35A और F-15EX लड़ाकू विमान तबाह कर देते हैं तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होगा। ऐसा नहीं है कि इजरायल के हमले का दावा खोखला है, क्योंकि इस वक्त इजरायल के फाइटर जेट ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त हमला करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। F-35A और F-15EX लड़ाकू एक ऐसा अभ्यास कर रहे हैं जिसमें इजरायल से ईरान के बीच औसत 1500 किलोमीटर दूर पर बम गिराना है। हमले से जुड़ी इस खबर की पुष्टि एक और खबर भी कर रही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने ऐसा खुलासा किया है जो वाकई दिल दहला देने वाला है। IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने मीडिया को बताया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल के हमले का खतरा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से ईरान ने अपने कई परमाणु ठिकानों को बंद कर दिया है। राफेल ग्रासी के मुताबिक IAEA के अधिकारी ईरान के परमाणु ठिकानों का निरीक्षण नहीं कर सकते, जिनकी जांच रोज होती थी। ईरान ने इजरायली खतरे को देखते हुए परमाणु साइटें बंद कर दी। What I can tell you is that our inspectors in Iran were informed by the Iranian government that on the yesterday all the nuclear facilities that we are inspecting every day would remain closed on security considerations. परमाणु युद्ध, ईरान मरेगा या फिर मारेगा। ईरान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। ईरान को भी कहीं ना कहीं रूस से जबरदस्त मदद मिल रही है। इस वक्त ईरान दुनिया में आत्मघाती ड्रोन बनाने में काफी आगे निकल चुका है। उसके पास हजारों की तादाद में बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिसमें से कई परमाणु बम से बहुत कम वक्त में लैस हो सकती हैं। इसी वजह से दावा किया जा रहा है कि ईरान के परमाणु फैसिलिटी पर हमला करना इजरायल के लिए इराक और सीरिया की तरह आसान नहीं होने वाला है। सबसे पहली बात, ईरानी परमाणु फैसिलिटी बिखरी हुई है और उनमें से कई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी बात यह कि इजरायल से ईरान के परमाणु स्थलों तक सीधी उड़ान के लिए भी हवा में ईंधन भरने या ईंधन भरने के लिए लैंड करने की आवश्यकता होगी। ईरान और इजरायल के बीच जॉर्डन, इराक और सऊदी अरब स्थित है, जिनमें से कोई भी इजरायली लड़ाकू विमान को ना तो लैंडिंग की इजाजत देंगे और ना ही अपने आसमान से उड़ान भरने की मंजूरी देगा।
तीसरा ये है कि इजरायल से ईरान के बीच की दूरी 1800 किलोमीटर है, जहां पर इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए परमाणु ठिकानों पर हमला करना जरा भी आसान नहीं होगा। اما چنانچه رژیم اسرائیل دست از پا خطا بکنه این بار پاسخ ایران همانطوری که نیروهای مسلح اعلام کردن حداقل نخواهد بود بلکه فوری و شدید خواهد. इधर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू फाइटर जेट F-15 बेस का दौरा कर चुके हैं। नेतन्याहू भले ही ईरान को तबाही की धमकियां दे, लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। जरा देखिए ईरान क्यों कह रहा है। अभी तो ट्रेलर देखा है, युद्ध तो होना अभी बाकी है। ईरान को अपनी मिसाइल और ड्रोन ताकत पर जबरदस्त भरोसा है और इसलिए वो अमेरिका से कह रहा है कि हमारे और इजरायल के बीच चल रही जंग से दूर हो जा। जरा देखिए कैसी है ईरान की हवाई हमले की ताकत। ईरान के पास 9 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर इजरायल पर हमला बोल सकती हैं। इन मिसाइल में अगर सबसे खतरनाक मिसाइल की बात की जाए तो वो है सेजिंग। ये मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से 2500 किलोमीटर दूर हमला कर सकती है। तो वहीं खीबर मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। इसके साथ ही हज कासेम की अटैकिंग रेंज 1400 किलोमीटर है। ईरान के पास क्रूज मिसाइल भी है जो न्यूक्लियर पावर से लैस है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। ईरान ने अपने ड्रोन के जखीरे में भी खास काम किया है। पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र की बात की जाए तो ईरान आत्मघाती ड्रोन का सबसे बड़ा निर्माता है। ईरान के पास मुहाजिर 10 नाम का घातक ड्रोन है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। तो वहीं मुहाजिर 10 अपने साथ 300 किलोग्राम का विस्फोटक भी ले जा सकता है। अब सवाल उठता है कि ईरान ऐसे हालात में क्या कर सकता है और क्या वाकई में ईरान के पास ऐसे परमाणु बम हैं जो इजरायल को तबाह कर सकते हैं। जरा देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ईरान की परमाणु क्षमता पर क्या दावा करता है। कुल मिलाकर अगले 24 से 48 घंटे में अगर इजरायल ईरान पर परमाणु हमला करता है तो पूरा पश्चिम एशिया परमाणु भट्टी में भस्म हो जाएगा। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।